वेलकम टू PW ओनली IAS। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रीलिम्स की तैयारी आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई होगी। लेकिन एक सवाल अभी भी मन में है, क्या एलिमिनेशन काम करता है? हाल फिलहाल में जो ट्रेंड चेंज हुआ है यूपीएससी का, पैटर्न चेंज हुआ है और क्वेश्चंस के नेचर में जब आपसे नहीं पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, रदर ये पूछा जाता है कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट या इनकरेक्ट हैं, तो क्या इस मामले में एलिमिनेशन काम करेगा? आई विल से थोड़ा बहुत करेगा। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में फंस जाएं तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताता हूं जिनका इस्तेमाल आप ज़रूर से करिएगा। आई हैव आइडेंटिफाइड सम पैटर्न्स इन द लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स और वो पैटर्न्स मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। एलिमिनेशन टेक्निक्स का इन जनरल इस्तेमाल नहीं किया जाता। एलिमिनेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारी इन्फॉर्मेशन लेवल या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट करने लग जाती है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब इन्फॉर्मेशन से मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और सारे क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स सॉल्व होंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ टेक्निक्स तो लगानी पड़ेंगी। समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि कुछ कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं जिनका हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगर क्वेश्चंस नॉर्मल पैटर्न के आते हैं जहां आपसे ये पूछा गया कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, तो कुछ जनरल बातें काम आ जाती हैं। मे बी इसके बारे में आप जानते हो, मे बी इसके बारे में आप ना जानते हो, लेकिन आप जानते हो कि ना जानते हो, लेकिन इन बातों का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं कि जो ट्रेंड में बदलाव आया है उसमें क्या पैटर्न्स हैं जिन्हें आइडेंटिफाई करके अगर आप एग्जाम हॉल में फंसें तो कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि एलिमिनेशन दो लेवल पे लगता है और यूपीएससी ने एक लेवल का पैटर्न एलिमिनेट कर दिया नेचर ऑफ क्वेश्चंस को चेंज करके। जैसे कि आपके सामने होते हैं स्टेटमेंट्स और आपके सामने होते हैं ऑप्शंस, जैसे 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली और 1 and 3 ओनली। अगर इस तरीके के जो पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो पैटर्न्स हैं ये हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। मतलब यहाँ पर आप देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है और उसके जरिए आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि भाई 3 गलत हो गया तो फिर 2 तो ऑटोमेटिकली छट गए। इस तरीके का जो मॉडल होता है, इस मॉडल में एक्चुअली में हम अपने ऑप्शंस के जरिए जो एलिमिनेशन की टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये ना पूछा जाए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो फिर ये मेथड अप्लाई नहीं होता। स्पेसिफिकली वो वाले क्वेश्चंस जो हाल फिलहाल में आ रहे हैं ना, कि 2 स्टेटमेंट सही हैं, 3 स्टेटमेंट सही हैं, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये वाला जब मामला आ जाता है तो ये जो ऑप्शंस के जरिए आप एलिमिनेशन करते हैं वो टेक्निक वर्क नहीं करती। लेकिन एक दूसरा एलिमिनेशन का मेथड है जो कि आपके ऑप्शंस पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। यहां पर यूपीएससी ने एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन स्टेटमेंट तो यूपीएससी देगी ना। अगर यूपीएससी स्टेटमेंट देगी तो वहां से जो एलिमिनेशन एप्लीकेबल होता है उसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो आई विल से कि यूपीएससी हैज एलिमिनेटेड एलिमिनेशन बट नॉट कंप्लीटली। आई विल से 50% पार्ट उन्होंने एलिमिनेट किया है, लेकिन 50% पार्ट अभी भी बचा हुआ है जिसपे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। अगर फंसे तो इन्फॉर्मेशन से आपके क्वेश्चन सॉल्व हों वो सबसे बेहतर होता है, सबसे बढ़िया होता है। और दूसरा, एलिमिनेशन टेक्निक्स के कोई सेट फॉर्मूलाज नहीं होते, लगा तो ठीक, नहीं लगा तो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जब हम फंसते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते, तो जहां से जो दिमाग लग जाए वही काम आ जाता है। जैसे जो कन्वेंशनल टेक्निक होती है उसमें हमने अक्सर देखा है कि अगर आपके क्वेश्चन में आपको कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिले तो फिर वो स्टेटमेंट यूजुअली गलत होते हैं। एक जनरल सा पैटर्न है, मैं आपको बताता हूं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होंगे और पॉसिबिलिटी वाले स्टेटमेंट्स सही होंगे, स्पेसिफिकली अगर वो पॉजिटिव हो तो। अगर आपके स्टेटमेंट में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्यूरेट बात नहीं कही गई है, कोई संभावना जाहिर करी गई है, तो फिर पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टेटमेंट सही होगा, वो गलत नहीं होगा। एट द सेम टाइम अगर कोई एक्सट्रीम वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके स्टेटमेंट में ऐसे शब्द मिल जाएं जैसे कि ऑल, एनी, ओनली, टोटली, तो फिर आपका मान के चलिए कि स्टेटमेंट गलत निकलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर यूपीएससी का ही एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में और आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। यू आर हैविंग 3 स्टेटमेंट्स। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सही हो सकता है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन, नो एक एक्सट्रीम वर्ड है, हो सकता है कि गलत हो। और इसके अलावा इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो जनरल स्टेटमेंट 2 हैं, यहाँ पर नो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट पोर्ट्रे करता है, तो ये गलत हो ही जाता है। फिर ड्रेस्टिकली या बहुत इनॉर्मसली ऐसे स्टेटमेंट्स अगर आ जाए ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज़ जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न में आपने देखे होंगे जहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड्स का इस्तेमाल होता है और वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहाँ पर भी आंसर वही है, 1 and 3 आपका आंसर निकल के आ जाता है। दूसरा स्टेटमेंट एक्चुअली में आपका गलत है, ठीक है। सो
एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप हमेशा लुक अलाइक स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस करिए। जब दिमाग लगना बंद हो जाता है और आपकी इन्फॉर्मेशन बाउंस कर जाती है और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि जो आपका क्वेश्चन है वो किस बारे में बात कर रहा है, आपने उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट तो करना है, क्योंकि अगर आप उतना भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर आप वैसे भी क्लियर नहीं करेंगे प्रीलिम्स। तो ऐसे केस में आप लुक अलाइक ऑप्शन देखते हैं, क्या कुछ मिलता जुलता मिल रहा है क्या, वहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इवॉल्व लेजर इंफ्रोमीटर स्पेस एंटीना यानी कि एलिसा, एलिसा प्रोजेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था और आपको बताना था कि इसका पर्पस क्या है। एलिसा का पर्पस, लेट्स से, मुझे नहीं पता कि एलिसा का पर्पस क्या है, लेकिन मुझे कुछ बातें एकदम क्लियर हो रही हैं, जैसे कि ये एक स्पेस एंटेना है। अगर ये एक स्पेस एंटेना है तो ये जो कुछ भी करेगा दैट मस्ट बी एसोसिएटेड विद स्पेस, थोड़ा बहुत तो उसका टच होना चाहिए स्पेस से। नाउ हैव ऑप्शंस और लुक अलाइक ऑप्शन देखिए, क्या कहीं पर स्पेस का जिक्र मिल रहा है क्या, नॉट नेसेसरली स्पेस का मिले, और कुछ ऐसा जो स्पेस के बारे में बात नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये स्पेस के बारे में बात नहीं करता, एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे सोलर फ्लेयर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये स्पेस की बात नहीं कर रहा है, स्पेसिफिकली बहुत साउंडेड वे में तो स्पेस की बात नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं जो स्पेस की बात कर रहे हैं, एक तो न्यूट्रिनोस और दूसरा ग्रेविटेशनल वेव्स, ये दोनों ही स्पेस से एसोसिएटेड हैं। एटलीस्ट यू आर हैविंग अ चांस ऑफ 50-50, दो एलिमिनेट कर देने के बाद आप दो पे पहुंच जाएंगे कि न्यूट्रिनो और ग्रेविटेशनल वेव्स। आपकी किस्मत अच्छी रही तो दो में से एक मार्क करिए, सही या गलत निकल सकता है। थोड़ा सा और अगर आप दिमाग लगा पाएं, जैसे कि आपको न्यूट्रिनो के बारे में पता हो, तो हमने देखा है कि न्यूट्रिनो की ऑब्जर्वेटरीज केरला में बनाई जा रही थी तो बड़ा बवाल हुआ है, थेनी डिस्ट्रिक्ट नॉल में। मतलब कि न्यूट्रिनोस के लिए अंटार्कटिका में भी बर्फ़ के नीचे पूरा स्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है डिटेक्शन के लिए, जहाँ पे शांत जगह की ज़रूरत होती है। इट इज़ लाइक कि न्यूट्रिनोस को हम अर्थ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें ज़मीन के अंदर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मुझे न्यूट्रिनो और ग्रेविटेशनल वेव्स इन दो में से एक को चुनना हो तो मेरा झुकाव ग्रेविटेशनल वेव्स की तरफ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिनोस को हम बिना स्पेस का जो इंफ्रा है या जो स्पेस का एरेना है उसे यूज किए भी डिटेक्ट कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप लुक अलाइक ऑप्शन पे जाइए, नॉट नेसेसरली बात बन ही जाए बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बन जाती है लुक अलाइक ऑप्शन से। इसका सही जवाब वैसे ग्रेविटेशनल वेव ही है, बट लुक अलाइक ऑप्शन से एटलीस्ट आप 50-50 पे पहुंच जाएंगे और बात बन भी सकती है। फिर अगला मामला आता है कि नंबर्स यूजुअली यूपीएससी गलत कर देती है, वो ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा फंड, ये 2017 का ही क्वेश्चन है, तो ये नीति आयोग का ऑर्गन है कि नहीं है ये तो फाइल जानना पड़ेगा। लेकिन अगर नंबर दिया गया है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नंबर को ट्विस्ट कर देते हैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी समझिए ना, अगर मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना है और अक्सर हम दिमाग लगाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट कर दें कि वो गलत हो जाए। अगर क्वेश्चन में एक नंबर दिया गया है, कोई मिनिस्ट्री दी गई है, तो उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को गलत करना बहुत आसान हो जाता है। मतलब मैं थोड़ा सा नंबर ट्विस्ट कर दूंगा और स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, मैं मिनिस्ट्री बदल दूंगा और स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो मैं ऐसे मौके क्यों छोड़ूं किसी भी स्टेटमेंट को गलत करने के। मोस्ट ऑफ द केसेस में यूपीएससी जब भी स्टेटमेंट में नंबर देती है तो वो गलत होता है। यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी गलत है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सही निकल गया तो आपकी खराब किस्मत, मोस्ट ऑफ द केसेस में गलत होता है। इसका भी मामला वही था, दो के दोनों गिवन स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे। यहां पर यह है कि कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स जनरली गलत होते हैं, क्योंकि देखो जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। जबरदस्ती अगर उसे ट्विस्ट एंड टर्न करने की कोशिश की गई है तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ किसी ने दिमाग लगाया है, और अगर दिमाग लगाया है तो मतलब उसको बर्बाद किया है। जैसे क्वेश्चन देखिए, अगर इंडिया में एक स्पीसीज है टॉर्टॉइस की, जिसको हमने शेड्यूल 1 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का है उसके तहत हमने उसे प्रोटेक्टेड स्पीसीज डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसका क्या मतलब बनता है, इसका क्या मतलब है। ओके, तो ये सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अवेल करेगा जितना कि टाइगर का है। चलो ठीक है कि भाई टाइगर का भी एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है और टॉर्टॉइस का भी है, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नाउ कम ऑन टू द सेकंड स्टेटमेंट, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड। पहले तो एकदम एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। फर्दर, अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन, चलो ठीक है फिर भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। फिर नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट इट्स एक्सटिंक्शन। पहली बात तो बहुत एक्सट्रीम बातें कर रहे हैं, और दूसरा हम देख रहे हैं कि जबरदस्ती इसमें कुछ जोड़ने की कोशिश की गई है। ये एकदम अननेचुरल स्टेटमेंट लग भी रहा है। तो अगर स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की गई है तो आपको ह्यूमन एफर्ट दिख जाएगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में, ये गलत होगा, और जैसे ये गलत होगा ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अब मैं 50-50 पे पहुंच गया, मुझे दो में से एक पिक करना होगा, या तो ये या तो ये। ठीक है, नाउ इसमें ये जो मामला है वो एंडेमिक होने का है, कि ये केवल इंडिया के रीजन का एंडेमिक है। अगर आपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के फंडामेंटल्स पढ़े हैं, जो कि आपने पढ़े हैं, तो आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंडेमिज्म की बात नहीं करता, ये प्रोटेक्शन की बात करता है। तो एंडेमिज्म की बात अगर ये करता नहीं है तो ये तो वैसे भी गया, यही आंसर निकलेगा।
कहने का मतलब ये है कि अगर अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की गई है सेंटेंसेस में, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी का जो क्रिएशन है ना, वो विजिबल होता है आंसर में, और वो पता चल जाता है कि इन्होंने जानबूझ के गड़बड़ी करी है। तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये वाला सही है, गलत है। अब देखो, अगर किसी स्टेटमेंट में जो बात करी गई है वो बहुत जनरल है, बहुत ही ज्यादा जनरल है, और उसमें पॉसिबिलिटी को पोर्ट्रे किया गया है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसमें गलत होने जैसा कुछ होता नहीं है। जैसे कि अगर आपके किसी स्टेटमेंट में कैन, मे, माइट लिखा गया है, तो फिर उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी न के बराबर होती है। इस नेचर के क्वेश्चंस यूजुअली साइंस में आते हैं। साइंस का मामला यह है कि अगर आप स्पेस साइंस में चले जाओ या दूसरे अदर डोमेन्स में भी चले जाओ, तो वहां पर स्पेसिफिक जानकारी हमारे पास है नहीं, बिकॉज दिस इज अ वेरी इवॉल्विंग फील्ड। तो वहां पर अक्सर वो किसी जानकारी को मे, कैन या माइट करके लिख देते हैं, क्योंकि उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी है नहीं, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो उसमें गलत होने जैसा कुछ होता नहीं है। वैसे बोलते हैं साइंस के क्वेश्चंस अगर आपको समझ में ना आए तो ऑल करेक्ट मार दिया करो, सही निकल जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट बियॉन्ड दैट, जैसे यहां पर है अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस वाटर होल्डिंग। ड्रास्टिकली ओके, मतलब हमें पता है कि ड्रास्टिकली के साथ क्या होता है। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल, एनी, ओके, इरिगेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैन। मैंने बताया कि अगर कोई एक्सट्रीम वर्ड है तो पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका स्टेटमेंट गया। यहां पे जब उन्होंने ड्रास्टिकली बोल दिया तो यही स्टेटमेंट चला गया। यहां बोल दिया एनी रोल, कोई रोल है ही नहीं, तो यहां पे ये स्टेटमेंट चला गया। लेकिन ये कह रहे हैं कैन कंट्रीब्यूट, कैन तो भाई कुछ भी हो सकता है, कैन तो हो ही सकता है, तो इट्स ट्रू। मतलब एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आया तो गलत, और जनरल स्टेटमेंट जो पॉसिबिलिटी पोर्ट्रे करता हो बाय यूजिंग वर्ड कैन, मे, माइट, तो वो सही हो जाएगा। ये देखो, ये जो जनरल बातें हैं हम उसके बारे में बात कर रहे थे। फर्दर मिनिस्ट्रीज वगैरह के नाम आए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो गलत कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, मिनिस्ट्रीज वगैरह के क्वेश्चंस को गलत करना बड़ा आसान होता है। व्हाट यू नीड टू डू, बस चेंज कर दो किसी एक से किसी दूसरे को। कितना आसान है गलत करना। तो भला ऐसा मौका पेपर बनाने वाला क्यों छोड़ेगा, वो चेंज कर ही देता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो पहली बॉडी थी वो ट्राई थी। मतलब अगर मुझे कोई पहली बॉडी बतानी है तो क्यों ना मैं स्विच कर दूं, तो ट्राई पहली बॉडी थी, तो ये गलती हो गया। बाकी दोनों स्टेटमेंट जो इधर गिवन है वो सही हैं, बाकी सही हैं। तो अगर मिनिस्ट्रीज वगैरह आए तो यू कैन हैव अ वाइल्ड गेस कि भाई इस ट्विस्ट टर्न होगा और गलती हो सकती है। अब आता है असली मामला क्या है कि पैटर्न चेंज हुआ है, और जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन पैटर्न्स को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, शायद ये आपके काम आ जाएं, शायद ना भी आए। बट अगर आप एग्जाम में फंसोगे तो उस समय इसे ट्राई जरूर करना। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके निकलें अगर पेपर आवश्यकता से अधिक कॉम्प्लेक्स आया, जैसा कि हाल फिलहाल में हो रहा है। तो ऐसे केस में ये आपके लिए सेवियर साबित हो सकता है। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब ये रीसेंट ट्रेंड की बात हो रही है। वो जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई वो बहुत ही कन्वेंशनल टेक्निक्स एलिमिनेशन की, जो हमेशा से लगती रही हैं। 50% पेपर में तो वो पिछले साल भी लगी हैं, हालांकि 50% पेपर जो है वो अलग ट्रेंड पर आया, तो वहां से वो मामला आउट हो गया। लेकिन आधे पेपर में तो जो क्वेश्चन का नेचर है वो पुराना है, तो वहां तो वो लगेगा ही। आधा जो पैटर्न चेंज हुआ है वहां क्या टेक्निक लगेगी, आप उसे देखिए। यहां पर देखिए, कई बार क्वेश्चंस में आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। आपने जादूगर को जादू दिखाते हुए देखा है क्या? जादूगर कहेगा यहां फोकस करो, इस हाथ में देखो मेरे पास क्या है। वो आपको दाहिने हाथ में जो है उसे दिखाता रहता है और बाएं हाथ से वो चीजों को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि वहां पर आपका ध्यान नहीं होता। मतलब दाहिने हाथ पे फोकस करवा के जादूगर एक्चुअली में बाएं हाथ से जादू कर देता है। यूपीएससी कई दफा अपने क्वेश्चंस में ऐसी ही टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। मतलब वो क्वेश्चन में आपसे किसी ऐसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं जो आपको परेशान करेगा, उलझाएगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा, जबकि आंसर तो कहीं और निकलता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस। ओके, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वैगल डांस करता है फॉर अदर of their kin to indicate the direction and the distance to a secure to source of their food। मतलब फूड सोर्स के लिए जानकारी देने के लिए अपने साथियों को ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वैगल डांस करता है। नाउ इट इज वेरी नेचुरल कि मेरा फोकस वैगल डांस के ऊपर जाएगा। एंड नाउ आई विल ट्राई टू रिमेंबर कि ओके मैंने कहाँ पढ़ा था, कहीं पढ़ा था क्या कि कोई ऑर्गेनिज्म वैगल डांस करता है। अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं कि वैगल डांस क्या होता है और कौन करता है। अरे भाई, डोंट फोकस ऑन वैगल डांस इफ यू डोंट नो। ट्राई टू आइडेंटिफाई एनी अदर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके काम की हो सकती है। छोड़ो ना वैगल डांस, नहीं पता तो छोड़ो, कुछ और ढूंढो। क्वेश्चन में आपको यह पता चला कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्शन बताता है खाने का। ओके,
तो कुछ जानकारी साफ समझ में आती है कि अगर कोई खाने के लिए डायरेक्शन बता रहा है, मतलब वो अपने साथियों के साथ रहता है, मतलब वो झुंड में रहता है, क्योंकि तभी तो वो अपने साथियों को खाने की बात बताता है। तो पहली बात तो वो खाने के लिए बताता है, और दूसरा वो आपको झुंड में मिलेगा। अब आप यहां पर ये देखिए कि कौन आपको ग्रुप में मिलता है, झुंड में मिलता है, कौन नहीं। बटरफ्लाइज क्या आपने झुंड में देखी है क्या? कतई नहीं, ये तो वैसे ही गए। तो ये भला क्यों अपने साथियों को खाने का आइडिया बताने लगी? ड्रैगन फ्लाइज हो भी सकती हैं, मैंने झुंड में उनको उड़ते हुए देखा है। हनी बीज, मैं इनके बारे में भी जानता हूं, ये झुंड में उड़ते हैं। वैस्प, ये तो अकेले ही आके हमला कर देते हैं। तो वैस्प, मुझे पता है कि इन 4 में से केवल 2 ही हैं जिनको मैंने कभी भी झुंड में देखा है, और जो भी ये खाने की जानकारी देता है वो अपने साथियों को देता है, मतलब वो झुंड में होने चाहिए। प्लस अब जब खाने की बात आएगी तो ड्रैगन फ्लाई क्या कोई खाना इकट्ठा करते हैं या उसके बारे में जानकारी देते हैं? मुझे नहीं पता ड्रैगन फ्लाई क्या खाते हैं, वो कहाँ खाना इकट्ठा करते हैं, किसको जानकारी देते हैं, आई डोंट नो। लेकिन मुझे पता है कि हनी बीज हनी बनाती हैं, और उसके लिए उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें हनी बी का मटेरियल, हनी का मटेरियल कहाँ मिलेगा। तो अगर फूड आइटम से एसोसिएटेड किसी एक को चुनना होगा, आई विल गो फॉर हनी बी एंड नॉट फॉर ड्रैगन फ्लाई। आई एम सिंपली सेइंग कि आप अपने क्वेश्चन के उस इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करिए जिसके बारे में आपको जानकारी है, ना कि उस बारे में जिसके बारे में आपको नहीं पता। और अक्सर यूपीएससी कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करती है ताकि आप उलझें क्वेश्चन के उस हिस्से में जिसके बारे में आपको नहीं पता। जस्ट ट्राई, हो सकता है ये काम आए। जब क्वेश्चन के किसी हिस्से के बारे में आपको पता ना हो तो उस पर उलझने की बजाय उस हिस्से पर फोकस करिए जो दूसरा पार्ट है, शायद वहां से कोई जानकारी निकले और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। प्लस ये जो पैटर्न है ये देखा गया है 2023 के क्वेश्चन पेपर में। 2023 का क्वेश्चन पेपर जिसके बारे में कहा गया यूपीएससी हैज एलिमिनेटेड एलिमिनेशन, वहां पे तो जो खतरनाक एलिमिनेशन लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। एलिमिनेशन में जब ये पैटर्न आया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स, ओनली 3 स्टेटमेंट्स, तो हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस में पैटर्न्स दिए गए। पैटर्न का मतलब ये है कि स्टेटमेंट्स एकदम सिमिलर पैटर्न पे थे। 2 स्टेटमेंट्स वर ऑन वेरी सिमिलर पैटर्न। इट इज लाइक some mushrooms have medicinal properties, some mushrooms have psychoactive properties, some mushrooms have insecticidal properties, some mushrooms have bioluminescent properties। मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन में कहीं कोई बदलाव ही नहीं है, एकदम सेम टू सेम। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, अगर इस नेचर के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं जहां पर गिवन स्टेटमेंट्स एकदम सेम पैटर्न में हैं, तो या तो वो सारे के सारे सही होंगे या वो सारे के सारे गलत होंगे। सीधा हिसाब है, या तो वो सारे के सारे सही होंगे या तो वो सारे के सारे गलत होंगे। अगर वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो संभावना बनती है कि वो सही होंगे, अगर उनमें कोई नेगेटिव ओरिएंटेशन नहीं है। प्लस अगर आपको यह समझ में आ गया कि वो कुछ पॉसिबिलिटी पोर्ट्रे कर रहे हैं और कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो संभावना बहुत कम होती है कि वो गलत हों। जैसे यहां पे सम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये सम वर्ड प्रोबेबिलिटी को शो करता है, तो मतलब कुछ तो कुछ भी कर सकते हैं ना। ऐसे केस में इन स्टेटमेंट्स के गलत होने की संभावना बहुत कम है, और अगर यहां पर एक स्टेटमेंट सही होता है तो सारे सही होंगे। ये एक पैटर्न है क्वेश्चंस का। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर क्वेश्चंस का पैटर्न सिमिलर है तो या तो वो सारे सही होंगे या सारे गलत। अगर वो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पोर्ट्रे करते हैं और पॉजिटिव हैं तो पूरी संभावना है कि वो सारे सही होंगे। एक और बात बताता हूं कि अगर सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं और उसमें आपको दिखे कि 3 स्टेटमेंट तो सेम पैटर्न पे हैं लेकिन एक का पैटर्न चेंज है, तो यही गलत होगा, बाकी सही होंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 3 स्टेटमेंट सेम पैटर्न में जा रहे हैं लेकिन एक का पैटर्न चेंज है, तो वो गलत होगा, आप उसको गलत मार्क कर सकते हैं, बाकी तीनों सही होंगे। ये एक जनरल सा गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूं। जैसे यहां पर 4 स्टेटमेंट्स हैं ऑन अ सिमिलर पैटर्न और 4 के चारों करेक्ट हैं, ऑल 4 करेक्ट हैं। एक की बात क्यों करते हैं? ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको और 2023 से दिखाता हूं। यहां पर देखिए, सेम पैटर्न में दिए गए 3 स्टेटमेंट। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। Some microorganisms can grow in environment with temperature below the freezing point of water. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with a pH below 3. मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट कैसा फैक्चुअली करेक्ट है, इनकरेक्ट है। मुझे इतना दिख रहा है कि तीनों स्टेटमेंट्स का पैटर्न सेम है और तीनों में सम के साथ कुछ पॉसिबिलिटी शो की गई है। इट मीन्स कि तीनों सही ही जाएंगे, गलत नहीं जाएंगे, और इसका आंसर सी निकल के आएगा। तो ये 2023 के क्वेश्चन के पैटर्न्स हैं। मतलब कि यूपीएससी ने यहां तो ऑप्शन जो है एलिमिनेशन वो एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन यहां एलिमिनेशन अभी भी काम कर रहा है। थोड़ा सा दिमाग बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर इस पैटर्न के क्वेश्चन आए सिमिलर पैटर्न पे, तो देखिए अगर सेम पैटर्न है और सेंटेंसेस कोई संभावना जता रहे हैं तो वो सारे सही होंगे। अगर सिमिलर पैटर्न में कोई भी ऑड दिखे तो वो निकल जाएगा गलत। नाउ यहां पर वो ये तो वही क्वेश्चन है, दैट इज द सेम वन। नाउ यहां पर देखिए क्वेश्चन है होम गार्ड के ऊपर।
कुछ बेसिक नेचर का कंटेंट होता है जो आप अपने आम जीवन में जानते हैं, वहां आप दिमाग बढ़ाएंगे तो कुछ चीजें आपको आराम से निकल जाएंगी। जैसे होमगार्ड के ऊपर क्वेश्चन था कि होमगार्ड्स होमगार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं। आपको ये तो पता है ना कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। होमगार्ड्स को आपने हमेशा स्टेट में काम करते हुए देखा है, वो कब से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए। तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं ही नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल उन पर क्यों लगेगा। मतलब ये बहुत ही जनरल जानकारी के स्टेटमेंट्स होते हैं जहां पे एकदम साफ एलिमिनेशन लगता है, आप जानते हो या ना जानते हो। होमगार्ड का जो रोल है वो ऑक्सिलरी फोर्सेस की तहत सर्व करना है, पुलिस को मदद करना है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल उनका तो वही काम ही है, पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करती है और उसमें होमगार्ड्स उनकी मदद करते हैं। नाउ टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, कोस्टल एरियाज, द बॉर्डर विंग होमगार्ड्स battalions have been raised in some states. Now मैंने क्या कहा कि अगर मतलब ये कह रहे हैं कि बॉर्डर एरिया में होमगार्ड्स इन्फिल्ट्रेशन रोकते हैं, एक दफा को तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये गलत होगा स्टेटमेंट, लेकिन फिर मैंने क्या देखा, सम स्टेट्स। मैंने क्या कहा, अगर ऐसे संभावना वाले शब्दों का इस्तेमाल हो जाए तो स्टेटमेंट्स यूजुअली सही होते हैं। कुछ राज्यों में हो भी सकता है, हमें क्या पता। तो सम स्टेट्स जैसे आता है मैं समझ जाता हूं कि ये सही होगा। तो संभावनाएं दिखें तो स्टेटमेंट को सही मानिए, कभी कभी काम आ जाते हैं। तो यहां पर दो स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं और बाकी पहला वाला जो आपका स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। नाउ यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है ऑड पैटर्न। ये बहुत ही वेग फॉर्मूला है, इसे केवल तब लगाइए जब आपके पास कोई भी और अल्टरनेटिव ना बचा हो। मतलब आपको लगता है कि आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं दोज आर नॉट इनफ, उतने से आप अपना कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे और आपको अब पेपर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इट इज़ लाइक कि आप किसी का नाम लेते हैं और एक आंसर मार्क करते हैं। इट इज़ लाइक कि आप आंख बंद करके ABCD टाइप कुछ बोलते हैं और मार्क करते हैं। जब आपकी ऐसी नौबत आ जाए ना, तो ऐसी नौबत पे बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 3 बहुत लंबे हैं और एक छोटा है, तो उसको सही मार दीजिए। कोई साइंस नहीं है इसमें, कोई तुक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। सही बैठेगा कि नहीं बैठ पता है, लेकिन मैं कह रहा हूं जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे, यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग, आपके लिए एकदम एग्जामिनेशन का पेपर ब्लैंक है, ऐसे केस में आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, 3 आपको बड़े दिख रहे हैं और एक छोटा दिख रहा है, तो तीनों को माइनस करके इसको प्लस मार दीजिए, सही होगा, हो जाएगा। आई डोंट नो बट हो जाएगा। नाउ अगर आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें से 3 नाम छोटे हैं और एक बड़ा है, तीनों को क्रॉस कर दीजिए, यही सही हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई एन ऑड पैटर्न, अपने ऑप्शंस में एक ऑड पैटर्न ढूंढिए और उसको सही मार दीजिए, निकल जाएगा। और अगेन मैं कह रहा हूं ये एकदम लास्ट रिजॉर्ट है, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे, आपको कुछ समझ में ना आए, तो ही आप इसका इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। अपनी इंफॉर्मेशन पर जाइएगा, अपनी इंफॉर्मेशन पे खेलिएगा, अपनी इंटरनल इंस्टिंक्ट पे खेलिएगा। जब आपको लगे नहीं भाई अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, टाइम नहीं है, दिमाग नहीं लग रहा, तो फिर ऑड पैटर्न ढूंढो। 4 स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, जो ऑड लगे मारो सही, निकलो। 4 लंबे दिख रहे हैं, एक आपको स्टेटमेंट लग रहा है छोटा है, सही मारो। 3 छोटे दिख रहे हैं, एक आपको बड़ा दिख रहा है, सही मारो, निकलेगा। मतलब इन क्वेश्चंस में तो एटलीस्ट आंसर वही है जो मैं मार्क कर रहा हूं, बट आगे ये लगेगा कि नहीं आई डोंट नो, बट आई एम टेलिंग यू कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट का मैकेनिज्म हो सकता है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कॉमन सेंस कई दफा लग जाता है, जैसे कि ये स्टेटमेंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम द होल इन अ ट्री और लॉग ऑफ वुड। इनमें से कौन है जो टूल बनाता है और उसमें मतलब एक स्टिक के साथ, और उसके बाद वो स्क्रैप करता है इंसेक्ट वगैरह को किसी होल में और किसी लकड़ी के गट्ठर में से या वुड में से, लॉग में से, टुकड़े में से। नाउ अब कॉमन सेंस है, एक फिशिंग कैट है, एक ओरंगुटन है, एक ऑटर है, एक स्लोथ बियर है, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी होगी कि जो टूल बनाता है उसके पास हाथ होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास हाथ नहीं है तो वो टूल कैसे बनाएगा। अब मुझे पता है फिशिंग कैट के पास तो हाथ नहीं है और ऑटर के पास भी तो क्या ही हाथ है। मतलब अगर आपको हाथ देखना है तो या तो आपको स्लोथ बियर के पास मिल जाएगा या ओरंगुटन के पास मिल जाएगा। और अगर हाथ की बात करें तो देखो अब 2 बातें हैं कि आपको अगर टूल बनाना है तो खाली हाथों से थोड़ी टूल बन जाएगा, उसमें दिमाग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा कॉमन सेंस है, दिमाग होना चाहिए और हाथ होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन को ढूंढोगे तो आपको ओरंगुटन मिलेगा जो कि एक तरीके का एप की स्पीसीज है। स्लोथ बियर नहीं बना पाएगा ये टूल, तो ओरंगुटन आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पता हो चाहे ना पता हो, थोड़ा सा दिमाग बढ़ा लो कि भाई टूल बनाना है तो हाथ चाहिए और दिमाग चाहिए, ये दोनों मिल जाएगा तो आपके टूल्स बन जाएंगे। और हमने यहाँ पर ऐसे कई सारे टूल्स समझ लिए हैं
जान लिए हैं, मतलब अब आपके पास हाथ भी है और दिमाग भी है, तो उसका इस्तेमाल करिए एग्जामिनेशन हॉल में। अगर फंस जाएं तो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए। ये टेक्निक्स कई सारे केसेस में काम कर जाती हैं, कुछ केसेस में काम नहीं करती, तो पूरा रिस्क रहेगा। लेकिन एग्जामिनेशन यूपीएससी का है ही रिस्क लेने वाला। जब आपकी पहली प्रायोरिटी रखिएगा, आप अपने इंफॉर्मेशन लेवल पे, आपकी पढ़ाई पर, अपने एक्सपीरियंस पे अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, और जब उसके बियॉन्ड चीजें जाने लगी तब इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए। इन टेक्निक्स में मैंने आपको जो कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं उन्हें भी बता दिया है, और 2023 के पेपर में जो पैटर्न एनालाइज किया गया है मैंने उसके बारे में भी बता दिया है कि ऐसा नहीं है कि हाँ 2 स्टेटमेंट सही हैं, 3 स्टेटमेंट सही हैं तो फिर लगता ही नहीं है टेक्निक, लगता है, उधर भी लगता है। और वो पैटर्न जो मैंने आइडेंटिफाई करे हुए हैं वो आपके सामने इधर एकदम विजिबल हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि इस सेशन से आपको मदद मिलेगी, और अगर इन सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप 4-5 क्वेश्चंस भी ज़्यादा सही निकाल पाए तो आप अपनी कट ऑफ के नज़दीक होंगे, आपके क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और आप हो सकता है कि मेंस लिखने का मौका यूपीएससी से छीन सकें। इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, इस बिलीफ के साथ आप सभी लोगों को आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाइए उस एग्जाम को बढ़िया तरीके से दीजिए। ऑल द बेस्ट, विशिंग यू बेस्ट ऑफ योर लक कि आप जाइए वहां पर और बेस्ट अपने माइंड के ऑप्टिमाइजेशन के साथ अपने इस एग्जाम को क्लियर करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।